ईरान पर हमले से सऊदी सरकार बहुत खुश है। सऊदी सरकार दोगली साबित हो रही है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया के जरिए सच सीधा उन तक पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी जब मैं सऊदी अरब को एक्सपोज करता हूं सबूत और प्रूफ के आधार पर, सारे सबूतों के साथ, तो फिर भी भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए कुछ यजीद की नस्ल वाले तथाकथित नकली मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज मैं और पक्का प्रूफ लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले कुछ याद दिलाऊंगा ताकि आप यकीन पुख्ता कर सके और यकीन कर सके। हालांकि मुझे याद है और पता है कि आप समझते हैं और आप जान चुके हैं कि सऊदी अरब की सरकार मुसलमानों के साथ, कौम के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ धोखा कर रही है। मोमिनीन हजरात, याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, परसों ही बताया था कि सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और चुपके से वो ट्रंप से भी मिले हैं। अब ट्रंप ने हक दिया है। ट्रंप ने कहा कि क्राउन प्रिंस और वहां के जो उनके अब्बा हैं बादशाह, किंग, वो काफी खुश हैं कि आपने ईरान की रिजीम पर हमला किया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाया और ईरान का नुकसान किया। उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की और इसके बाद हमने सऊदी अरब से मिसाइल और हथियार, डिफेंस सिस्टम, बिजनेस, ट्रेड की बात की। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। पहले ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद जो अपने नाजायज बाप अरब को बचाने के लिए, खासकर बिन सलमान के बचाव में जो बात कहेंगे, उसका जवाब इस वीडियो के बाद दूंगा। Great person. He was representing, and he had some statements from the king and from the crown prince. Great people. They congratulated us on the incredible attack on Iran. It was an attack on something that you can't have, the nuclear facility. It's been proven now that it's been totally obliterated. If they wanted to start, they couldn't start there. They'd have to start someplace else. But it was a congratulatory call in many ways. We talked about trade. We talked about missile defense. We talked about airplanes. They want to buy a lot of airplanes. Why are you so much? सुना आपने? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब अगर मैं कह रहा हूं, अब अगर कोई आके कहता है भाई ये सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए है, तो फिर ये बताओ सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो क्यों पहुंचे थे? वो ट्रंप से मिलने के लिए चुपके से क्यों पहुंचे थे? खुल्लम खुल्ला खुले में क्यों नहीं गए थे? और ऐसा क्यों हो रहा है कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन की बात भी कर रहा है? तवज्जो है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे, अब क्या कहें, 100 में 2 तुम होंगे ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान कम से कम सऊदी अरब की इस सरकार के समर्थन में नहीं है। वरना मेरी दुआ है कि आपके घर वाले जल्द से जल्द, या आपको अल्लाह जल्द जो है हज पर बुलाए, आप वहाँ के सिस्टम को देखकर, वहाँ के माहौल को, जद्दा के माहौल को देखकर समझ जाएंगे कि वहाँ की सरकार क्या पसंद कर रही है और क्या नापसंद कर रही है। वो तो ये समझ लीजिए कि हाजियों की वजह से अच्छा खासा बिजनेस है सऊदी अरब का, मोटा पैसा कमाता है सऊदी अरब, वरना ये मक्का मदीना को भी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनाकर छोड़ दे, जहां ढिंढोरा पीट पीट कर मीडिया ही पूरा खरीदा गया। और आज भी ये मीडिया जिस पर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, गूगल पर कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला है। आपको वो वक्त याद होगा जब ये जंग चल रही थी और मैंने कहा था कि तेल अवीव का, अशदोद का, इजराइल के बड़े बड़े इलाकों का मोटा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे इजराइल ने छुपाया है। इसी वजह से आपको यह भी याद होगा कि इजराइल ने रिकॉर्डिंग बैन कर दी थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई फोटो नहीं खींच सकता। जर्मन और जो विदेशी बड़े बड़े चैनल हैं
उन तक को रोका गया, उनसे बदतमीजी की गई और इजराइल के कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। आपको पता है टेलीग्राफ के जरिए क्या खबर अब सामने आ रही है? ये देखिए, ये मैप के अंदर इजराइल के 5, जी हां 5 मिलिट्री बेस हैं, 5 मिलिट्री बेस। यहां पर ईरान की मिसाइल गिरी थी और भारी तबाही मचाई थी, जिसे इजराइल ने छुपाया। और अब क्योंकि सच ज्यादा लंबे समय तक छुपता नहीं, तो अब खबर सामने आ गई। ये रजाग्राफी नहीं कह रहा है, मैं पूरे एनालिसिस को आपके सामने रख रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है। यानी एक बार फिर से ईरान की बात सही निकली। जरा सोच के देखिए अय मुसलमान, अय ज्यादा ओवर स्मार्ट समझदार इंसान, जरा सोच के तो देख। जो इजराइल कभी भी किसी भी जंग में सीज फायर का नाम नहीं लेता, अगर सामने से सीज फायर की बात आती है तो ये कभी सीज फायर नहीं करता। इसने ईरान से सीज फायर कर लिया। हाय हाय, यहां समझ जाना चाहिए कि ईरान ने कितना बुरा इजराइल को पीटा है। वहीं जिस 90 साल के बूढ़े को पूरी दुनिया ने कमजोर समझा, इस मुहर्रम के वक्त जब भारत में ईरान की जीत के बाद मुसलमानों ने एक आलिम दीन और एक बेहतरीन मुसलमानों के लीडर के तौर पर मुहर्रम के पोस्टर पर उस आयतुल्लाह खामनाई का पोस्टर चिपकाया, तो संघी और इस सरकार डबल इंजन दोगली सरकार के सीनों पर सांप लौटने लगा। क्योंकि अगले को आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर फोटो चिपकाने का शौक है, उसको शौचालय से लेकर एयरपोर्ट की दीवार पर अपने फोटो का शौक है, तो ऐसी सरकार और ऐसी प्रशासन किसी दूसरे देश के नेता, भले ही उसने बढ़िया काम किया और भले ही उसने भारत के खिलाफ कभी एक बयान तक नहीं दिया हो, उसका पोस्टर क्यों बर्दाश्त करेगी? याद रखना, इजराइल का साथ हिंदुत्ववादी सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मारता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल कल को भारतीयों को भी पीटे और भारतीयों को जलील करे। बस मुसलमान को मार रहा है तो मेरे 3-3 बाप, मेरा 3-3 बाप। पहले ट्रंप को बाप बनाया, आज जलील हो रहे हैं। फिर एक तो बाप है ही जिसकी वजह और उसके झूठ की वजह से पूरी दुनिया में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हम कितने जलील हुए, और अब इजराइल को अपना बाप बनाए पड़े हैं। वक्त बता देगा। हजरात, उस बूढ़े को कहा गया कि वो डर के छुपा हुआ है, वो गुफा में छुपा हुआ है, वो आयतुल्लाह खामनाई डरा हुआ है। उस डरे हुए ने इजराइल को डरा दिया और ऐसा डराया कि उसने झूठ फैलाया कि नहीं वो खुद छुपा हुआ है। लेकिन आशूर के दिन 10 मुहर्रम को वो बूढ़ा 90 साल का, तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन सामने आया। नारे लगे उनकी जयकार के नहीं, इमाम हुसैन की जयकार के नारे लगे। ये नेता अपनी जयकार सुनकर खुश नहीं हुआ, इमाम हुसैन करबला के शहीदों का नाम सुनकर खुश हुआ। दुनिया ने देखा कि खुले आसमान के नीचे एक बिल्डिंग के अंदर जहां लाखों के आम लोगों की भीड़ है, उस आम लोगों की भीड़ में ये 90 साल का बूढ़ा पहुंचकर ऐलान करता है कि इजराइल हो या अमेरिका, अहले बैत के चाहने वाले किसी से नहीं डरते। ईरान बड़ा गेम खेल रहा है। 46 साल में पहली बार ईरान सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है, भारी मात्रा में तेल निकाल रहा है। ईरान का आगे का प्लान तो ईरान ही जाने, लेकिन दुनिया देख रही है कि ईरान बहुत आगे पहुंच चुका है। अब ईरान का नुकसान जो हुआ वो जानी हुआ, इज्जत का नुकसान ना हुआ। इज्जत का नुकसान किसका हुआ दुनिया जान रही है। जिल्लत किसे मिल रही है? अरे मरने वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि वो हार गया। अगर मरने वाला हार जाता है तो आज हुसैन का नाम लेने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम कैसे हैं? और अगर मार देने वाला जीतता है जालिम, तो यजीद का नाम कोई लेता क्यों नहीं? किसी को सुना आपने किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रख दिया हो? ना ना, बिल्कुल नहीं।
अब जरा सोचिए, ये दो लोग हैं IRGC के। इजराइल के बम जो नहीं फटे थे, उनकी सफाई के दौरान इजराइल के वो बम फटे और जिसमें IRGC के 2 और फौजी मारे गए। जानी नुकसान तो ईरान को हुआ है, लेकिन इज्जत दुनिया अब खूब दे रही है। अमेरिका का अखबार लॉस एंजलिस अखबार फ्रंट पर छाप रहा है, तवज्जो चाहूंगा, पढ़िएगा, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको पढ़ना भी है। अखबार ने छापा है कि ईरान का अभी भी जो परमाणु प्रोग्राम है वो चालू है, चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने जो दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु संगठनों को और ठिकानों को खराब कर दिया, इजराइल झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं कर पाया इजराइल। जंग के दौरान किसी भी देश की जेल पर सामने वाला अगर हमला करे, स्कूल पर हमला करे, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करे, तो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। ये इरबिन जेल है ईरान का इरबिन जेल, जिस पर इजराइल ने टारगेट करके हमला किया। मकसद यह था कि जेल से ये सारे कैदी भाग जाएं और ईरान में उत्पात मचाएं। लेकिन हुआ क्या? वो जेल में मौजूदा कैदी मारे गए। अब ईरान बिल्कुल इजराइल को इजराइल के स्टाइल में जवाब दे रहा है और अब विदेशी पत्रकारों को बुला रहा है कि आप आइए और ये सब देखिए। ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो होता ही रहता है, आदत हो गई है कि बहुत दोस्त होते हैं, कहते हैं भैया कोई साथ में हो ना हो मैं तुम्हारे साथ हूं, वादे किए जाते हैं। 4 दोस्त होते हैं, 4 बहुत आगे आते हैं। ऐसा हमको भी एहसास होता है कि यार बंदा, यार दोस्त तो मेरा दोस्त, मेरी जान, सब कुछ यही है यार, भरोसा है तेरे पे। लेकिन जब मुसीबत में आप फंसे होंगे तो दूर दूर तक वो दोस्त नजर ना आया होगा। ऐसे ही ईरान के साथ हुआ। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पूरी जांच रिपोर्ट है। खबर यह है कि जंग में जब ईरान था तो रशिया ईरान से दूर था और चाइना भी ईरान से दूर था। अब आप कहेंगे रजा भाई मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों आ रहे थे? मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी चीज के पुर्जे लेकर आए थे, हथियार लेकर नहीं आ रहे थे। हालांकि एक दूसरी लॉबी कह रही है नहीं, चाइना ने मदद की। इसमें सच्चाई क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो अब रिपोर्ट सामने आई है वो मैं बार बार दिखा रहा हूं कि आधिकारिक तौर पर अब ये वेरीफाई किया जा रहा है कि रशिया मैदान में आया नहीं। रशिया का समझ में आता है क्योंकि जब SSR था, सोवियत संघ था, उस वक्त रशिया, अभी पुतिन ने भी बयान दिया था कुछ वक्त पहले कि इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर रशियन बोलते हैं। यानी रूस के टूटने से पहले भारी मात्रा में ज्यूस जो हैं वो रशिया रहते थे। वो बाद में जो है वह रशिया से भी कई लोग, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहूदी इजराइल आकर बसे। तो ये वाली मोहब्बत रशिया को इजराइल से है। उम्मीद काफिरों से करोगे तो क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने न मदद मांगी ना उम्मीद की, अकेला लड़ा। बार बार इस हिंदुस्तान की सरजमीन से एक यूट्यूबर कह रहा था कि ईरान अकेला लड़ रहा है, ईरान अकेला लड़ रहा है, और वो मैं था और आप सुनने वाले थे। और आप देख रहे हैं आज दुनिया कह रही है कि ईरान उस जंग में अकेला था। लेकिन कितनी हिम्मत और कितनी समझदारी वाली बात है कि ईरान ने मदद ही नहीं मांगी थी, जो किया अकेला किया। अब ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 80 हो गया, ये बार बार बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 करोड़ था, फिर 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, ऐसे कर दिया गया। 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ डॉलर जो है ट्रंप को मारने का इनाम रखा जा रहा है। देखते ही हैं कि आगे होगा क्या। ईरान पहले से अभी और मुसीबत में है, लगातार अमेरिका उस पर पाबंदी लगा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर टॉक भी करना चाह रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी ईरान ट्रंप से आगे है। यह बात चल रही है अमेरिका की गलियों में। कैसे? जब से ट्रंप आए हैं, इलीगल तरीके से रहने वाले अमेरिका में लोगों को
1,40,000 लोगों को, सिर्फ 1,40,000 लोगों को ही ट्रंप अमेरिका से बाहर निकाल पाए हैं। और उसका रिएक्शन यह है कि अमेरिका की गलियों में प्रदर्शन हो रहा है हर जगह। लेकिन ईरान ने 2 से 4 हफ्ते में लगभग 3 लाख गैर कानूनी तरीके से ईरान में रहने वाले लोगों को निकाल दिया है और विरोध किसी ने नहीं किया है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मुंह से जो ईरान ने उसकी बेइज्जती की है बता दिया है। कहा कि पहली बात तो ये कही कि हम ईरान को दोबारा परमाणु प्रोग्राम चालू नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बिना सांस लिए अगली लाइन कही कि ईरान मुझसे मिलना नहीं चाहता, यानी ईरानी जो सरकार है वो ट्रंप से बात तक नहीं करना चाह रही है। ट्रंप अपनी डेलीगेशन भेजेंगे परमाणु पर बात करने के लिए, ईरान उस पर बात करने को राजी है, लेकिन ट्रंप से बात करने को कि डायरेक्ट हमारे सामने ट्रंप आए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात खुद ट्रंप ने बोल दी है। अंधभक्तों और हिंदू समुदाय, खासकर वो समुदाय जो मुसलमानों की नफरत में इतना घिनौना हो चुका है, हिंदू का सारा समुदाय नहीं, हिंदुओं का एक टुकड़ा जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, वो मुसलमानों की नफरत में इतना घिनौना हो चुका है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या कर रहा है, बस मुसलमानों को मार रहा है तो पापा। ब्रिक्स जानते हैं ना, बहुत मजबूत संगठन जिसका मेंबर हमारा भारत है। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा 5 और देश हैं। लेकिन इंडिया एक अहम मेंबर है। उस ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान पहुंचा, ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, देख लीजिए। रशिया है, ईरान है, चाइना, बड़े बड़े देश यहां पर मौजूद थे, इंडोनेशिया भी मौजूद था, कई देश मौजूद थे। आपको पता है वहां पर हमारे प्यारे दुनिया के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री, जिनसे ऊपर कोई नहीं, जो राम जी को लाए थे, राम जी की फोटो इतनी थी और मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो थी, ऐसे उंगली पकड़ के लाए थे, वो पोस्टर याद होगा। इतने बड़े प्रधानमंत्री थे वहां पे हमारे देश के। अंडुओ क्या कहोगे अब तुम, पता है मोदी जी खुद वहां मौजूद थे और ये रहा जॉइंट स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर, ब्रिक्स का जॉइंट स्टेटमेंट, भारत भी जिसमें शामिल था। अंधभक्तों, पेशाब पीना छोड़ो, गू खाना छोड़ो, और ये ब्रिक्स का मोदी जी जिसमें शामिल हुए थे, खुद जाकर उसका जॉइंट स्टेटमेंट है और ईरान का साथ दिया और कहा कि ईरान पर जो हमला अमेरिका और इजराइल ने किया यह गलत था। यह जो ईरान पर इजराइल ने हमला किया यह सरासर गैर कानूनी था, गलत था और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था। ईरान पर हमला यह बिल्कुल बेतुका था, यह भारत कह रहा है और ब्रिक्स में जाकर कहा है। ब्रिक्स ने जारी किया है जॉइंट स्टेटमेंट। तो अंधभक्तों क्या कहोगे? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिक्स ने पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसका भी विरोध किया, निंदा की साफ साफ कि हां जो आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ वो गलत हुआ। लेकिन मोदी जी यहां नहीं बता रहे हैं कि वो 3-4 फोटो आतंकवादियों का जारी किया गया था, वो साले अभी तक जिंदा कैसे हैं, वो कहां गए नहीं पता, कहां से आए कहां गए नहीं पता। लेकिन बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। यह बात तो हमारे घर के अंदर की है, छोड़ो। ब्रिक्स ने पूरी निंदा की कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ। और सुनो अंडुओ, ब्रिक्स में मोदी सरकार भी है, बार बार बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। ब्रिक्स ने यह भी कहा कि इजराइल को सीरिया और लेबनान से बाहर निकलना चाहिए, गाजा में जंग बंद करनी चाहिए। मोदी सरकार कह रही है, मोदी सरकार की यह नीति में है, जो कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है ब्रिक्स में मोदी जी ने साइन करके कि गाजा के अंदर इजराइल को अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त जंग बंद करनी चाहिए। लेकिन यहां मोदी के नेता, मोदी की कौम के लोग लगे हुए हैं, इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बाप हो तो भाई मोदी जी जैसा हो। सूत रहे लगा के दबा दब अंधभक्तों की पिटाई हमसे ज्यादा तो मोदी जी कर रहे हैं।
लेकिन भक्तों की आंख नहीं खुल रही। जो कौम दिन रात इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर लिख रही है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, अजी कद्दू का इजराइल, अपने बाप को देखो, देखो ये हमारे देश के विदेश मंत्री है माननीय जयशंकर। ब्रिक्स की मीटिंग में अलग से ईरान के विदेश मंत्री से मिले हैं, जयशंकर के चेहरे पर दिख रहा है तो वो ईरान के साथ बहुत सीरियस होकर ईरान के मुद्दे को आरागची जो कह रहे हैं, जयशंकर ध्यान से सुन रहे हैं। ये एक तस्वीर पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखनी चाहिए और खासकर भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को। पोस्टर लगाए जाए भाई साहब जुलूसों में, ये फोटो निकाल के। यहां ये देखिए, भारत पूरी तरह से ईरान के साथ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि जो आतंकी हमला हमास ने किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बदले जो इजराइल आम लोगों को मार रहा है, भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यह सरासर गलत है। स्कूल उड़ा रहा है, हेल्थ केयर तबाह कर रहा है और तबाही मचा रहा है। सुनिए ये बयान। Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza, e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के बाद भी जरा ये मंजर देखिए, लेबनान पर इजराइल फिर भी हमला कर रहा है। यानी ब्रिक्स में भारत है भक्तों, तुम कहते हो ना तू क्या है बे। जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने के बाद भी लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब बोलो मेरा तीन तीन बाप, तुम्हारा कोई बाप तुम्हारी नहीं सुन रहा। उधर हिजबुल्लाह तथा कथित जिसे आतंकवादी संगठन कहा गया है, वो ये कह रहे हैं, ये देखिए उनके लीडर कह रहे हैं कि हम इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, लेकिन इन मुलाकातों का कोई फायदा नहीं, इजराइल दनादन हमले कर रहा है। वहीं रिपोर्ट यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यकाल में 40% कब्जा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में यहूदियों का बढ़ गया है। गाजा के अंदर अमेरिका की कंपनी जो खाना बांट रही है, उसके साथ एक और कंपनी है, ये है द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG। ये गाजा के लोगों को पैसा दे रही है कि आप गाजा छोड़ दो, यानी पैसे से, मौत से, गोली से, खाना देकर, जैसे तैसे मकसद इजराइल का एक है कि पूरे गाजा की सरजमीन पर कब्जा किया जाए। जिस सरकार को भारत के सिर्फ अंधभक्त सपोर्ट करते हैं, इजराइल की वो सरकार अंदर से पूरी चितिर-बितर है। आपकी स्क्रीन पर जो आदमी नजर आ रहा है, नेतन्याहू का पर्सनल एडवाइजर है। इसने रिजाइन दे दिया है। पता है क्यों? क्योंकि ये शैतान जैसी शक्ल की जो औरत है, जो दूसरी साइड लगी हुई है, ये नेतन्याहू की धर्मपत्नी है। तो नेतन्याहू के एडवाइजर की इनकी पत्नी से बहस हो गई। बहस इस लेवल पे हुई कि नेतन्याहू के एडवाइजर ने रिजाइन दे दिया। बताइए अब क्या बचा? बहरहाल गाजा का हाल बुरा है, बारकोड काम कर रहा है। इन दोनों बारकोड का आप इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन को अगर कोई मदद भेजना चाहते हैं तो आप मदद भेज सकते हैं। अगर ये बारकोड बाय चांस काम ना करे, बार बार बता रहा हूं कि नीचे दिया हुआ अकाउंट नंबर भी काम कर रहा है, आगे आइए, मदद कीजिए। नहीं कर सकते तो अपनी इबादतों में पूरी दुनिया के मुसलमानों को याद रखिए, गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। खासकर भारत के अंदर जो चल रहा है उसके लिए भी दुआ कीजिए। मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, दुआ कीजिए कि गैबी मदद आए और अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। इबादत कीजिए, नमाज से जुड़िए, एक दूसरे से जुड़िए, बीच की नफरत को खत्म कीजिए।
शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी। भाई साहब, अभी शिया सुन्नी सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पिछवाड़े पर सबके लठ बज रहा है। भाजपा सरकार शिया हो या सुन्नी सबको बजा रही है, तो हम एक हैं। जहां जरा सी शांति होती है, अभी दिल्ली से एक खबर आई, मेरे किसी जानने वाले ने दी कि फलानी जगह, नाम नहीं लूंगा, जगह नाम न मस्जिद का नाम लूंगा, कि फलानी जगह के मुल्ला जी ने जुमे के खुतबे में ईरान के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा सीधा जहर उगला, शियों के लिए उल्टा बोल दिया, और खामनाई को, सबसे बड़ी बात, खामनाई को भी लेकर उल्टा सीधा बयान दे दिया। अब वहां तनाव वाला माहौल है, बिल्कुल तनाव। भाई ये सब करना क्यों? जहां अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट जहां के हैं, वो खामनाई का रौला मान रहे हैं कि लोहा है भाई साहब अगला आदमी। यहां भारत के वो मुसलमान मुल्ला और मौलवी जो 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, जो अपनी सरकार पर 2 लाइन बोलने की औकात नहीं रखते, भारत के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर बोलने से ऐसी हवा निकलती है कि उनको लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस टांग के ले जाएगी। लेकिन औकात उनकी ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में जहर उगल रहे हैं। तो ये है भारत के कुछ मुसलमान। तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों को सोचना चाहिए कि आगा मौलाना साहब, इमाम साहब, ये सब क्या, आप दीन समझाइए, ये सब क्या? जहां कौम को एक होने की जरूरत है, आप फिर से फितना फैला रहे हो। बहरहाल बचना चाहिए, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी। भाई वक्त की जरूरत है, एक हो। कुरान हमारा एक, अहले बैत एक, 1,24,000 अंबिया एक। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हम सब एक। अब हमारे अंदर के जो मसले हैं भाई, घर के अंदर निपटाएंगे हम। आपस में बात करो, बहस करो, आमने सामने बैठो, सवाल जवाब करो, अपनी किताब रखो, वो बात बिल्कुल अलग है। सड़क पर लड़ना, दूसरों को मजे लेने का मौका देना, ये कहां का तुक है भाई, कहां का तुक है? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।